वेलकम स्टूडेंट्स ऑन बायोनोवा। आज हम देखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज से हमारा एक न्यू बैच शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है T25 बैच या फिर टारगेट 25 बैच। ठीक है, और इस बैच के अंदर हम पूरे साल भर जो है 12th क्लास को अच्छे से करेंगे। इसके अलावा जो हम 11th का बैच भी रिलीज़ करने वाले हैं जल्द। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमने 11th के अंदर पढ़ा था प्लांट किंगडम में कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो हमने इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था, पर बच गया था एंजियोस्पर्म। अब उस पूरे एंजियोस्पर्म के अंदर पूरा एक चैप्टर बना दिया है 12th के अंदर। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स से मतलब है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर बेसिकली हमें एंजियोस्पर्म्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए। पहली क्लास थी ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, उसके बाद आई जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। तो हमने 2 चीज़ें देखी थी 11th के अंदर, एक था गैमेटोफाइट, एक था स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो गैमीट बनाता है, स्पोरोफाइट जो स्पोर बनाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होता जा रहा था तो वैसे ही गैमेटोफाइट जो है रिड्यूस होता जा रहा है। ये देखिए, ये गैमेटोफाइट है ये पूरा रिड्यूस होता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है गैमेटोफाइट का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे स्पोरोफाइट का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन या फिर डीजनरेशन ऑफ गैमेटोफाइट। और यहां पर क्या आ रहा है, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट। देखो बेसिकली क्या चीज़ है कि जैसे जैसे हम ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट पे जा रहे हैं, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म, तो जो गैमेटोफाइट है उसका साइज भी रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी रिड्यूस होता जा रहा है। जैसे कि ब्रायोफाइट के अंदर हमने थैलस के बारे में पढ़ा था, फिर टेरिडोफाइट में प्रोथैलस आ गया था, फिर जिम्नोस्पर्म में जो है पोलन ग्रेन्स आ गए थे, और एंजियोस्पर्म में उससे भी छोटे जो है पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट की बात हो गई। फिर है स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट है बेसिकली वो क्या हो रहा है, उसका एवोल्यूशन होता जा रहा है। ठीक है, जितना बड़ा स्पोरोफाइट उतने ही ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है स्पोरोफाइट का एवोल्यूशन हो रहा है। अब इस चैप्टर का नाम ही फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर है, तो हमें फ्लावर के बारे में ही पढ़ना है। तो पहला टॉपिक फ्लावर ही है। अब देखो, जो फ्लावर होता है वो फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है प्लांट की। ठीक है, फ्लावर इज अ फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। क्या क्या है, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। ठीक है, फंक्शनल का मतलब इस मैक्सिमम जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन है वो परफॉर्म करने वाला फ्लावर है। ठीक है, अब फ्लावर के अंदर 2 चीज़ें होती है, 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब कितना सिंपल है, मेल यानी कि आदमी, ठीक है, यानी कि एंड्रोशियम, क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। दूसरा फीमेल। अब फीमेल जो डॉक्टर होते हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट बनते हैं ज़्यादातर, तो यानी कि गायनोशियम। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आदमी यानी कि एंड्रोशियम, या फिर जिसको हम स्टैमन भी बोलते थे। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो गायनोकोलॉजिस्ट से आप याद रख लो, गायनोशियम, जिसको हम पिस्टल भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ आपको, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम या फिर स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि गायनोशियम या फिर पिस्टल। अब देखो, एंड्रोशियम के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट एकदम पतला सा स्टॉक होता है और इसके ऊपर ऐसे करके क्या लगा होता है, एंथर। ये दोनों मिल जाते हैं तो साथ में बन जाता है स्टेमन। ठीक है, और गायनोशियम देखिए, गायनोशियम पूरा स्ट्रक्चर जैसे। ठीक है, तो फ्लावर भाई बेसिकली फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव को क्या बोला, आदमी यानी कि एंड्रोशियम, और फीमेल यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि गायनोशियम। ठीक है, साथ में इसको स्टेमन भी बोल देते हैं या फिर पिस्टल भी बोलते हैं। समझ आया।
एंड्रोशियम के 2 पार्ट, एंथर फिलामेंट, दोनों मिल गए, क्या बन गया? स्टेमन। एंथर फिलामेंट को जोड़ा, क्या बन गया? स्टेमन। ठीक है, और गायनोशियम के वही 3 पार्ट, ऊपर वाला स्टिग्मा, जो स्टिकी एंड होता है वो स्टिग्मा, जो स्टाइल से खड़ी हुई है उसको स्टाइल बोलेंगे, और एकदम बेसल पार्ट पे ओवरी। क्लियर? चलो, प्लांट सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, हमने वही देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने एंड्रोशियम बोला, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने गायनोशियम बोला। अगर एंड्रोशियम के साथ लीफ जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और अगर उसी के साथ जो है लीफ हट जाए तो उसको सिंपल एंड्रोशियम ही बोलेंगे। एंड्रोशियम के साथ सिंपल लीफ जुड़ जाए, माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसे याद करो इसको। मेल, ठीक है, मेल छोटे होते हैं घर के अंदर, आपको बताइए कि ज़्यादा डोमिनेंस किसकी होती है? मदर की। ठीक है, तो मदर क्या है? मेगास्पोर, और मेल क्या हो जाएंगे? माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर लीफ आ जाए तो उसके लिए वर्ड आ जाता है फिल, और मेल क्या है? माइक्रोस्पोर, तो इसलिए माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। और वैसे ही फीमेल के लिए क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल, यानी कि गायनोशियम साथ में लीफ दोनों जुड़ जाए बन जाएगा मेगास्पोरोफिल, और एंड्रोशियम और लीफ आपस में जुड़ जाए तो बन जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, तो प्लांट सेक्स ऑर्गन्स, मेल है एंड्रोशियम साथ में लीफ जुड़ गई माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल है गायनोशियम साथ में लीफ जुड़ जाए तो मेगास्पोरोफिल। क्लियर? अब एक टर्म होती है स्टेमिनोड। देखिए, जो स्टेमन था, अगर हमने स्टेमन में से एंथर को रिमूव कर दिया, ये पूरा स्टेमन है, और इस स्टेमन में से हमने एंथर को रिमूव कर दिया तो सिर्फ फिलामेंट बचेगा। ठीक है, और इसी फिलामेंट को हम बोलते हैं स्टेमिनोड। क्या बोलेंगे इसको? स्टेमिनोड। ओनली फिलामेंट, इसको हम बोलेंगे स्टेमिनोड। और एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, जैसे देखो ह्यूमन के अंदर क्या होता है? मेल बॉडी के अंदर स्पर्म बनते हैं, फीमेल के अंदर ओवा, तो वैसे ही प्लांट के अंदर मेल बॉडी के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स बनेंगे, और फीमेल के अंदर जो है एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, और अब मेल के अंदर यहाँ पर बॉडी, ह्यूमन में क्या, ह्यूमन में स्पर्म कौन बनाता है? टेस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर मेल के अंदर कौन बनाएगा? एंथर। क्लियर हो गया आपको? चलो, तो स्टेमिनोड क्या है भाई? स्टेराइल। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने एंथर को तो रिमूव कर दिया, और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन रहे थे, अगर पोलन ग्रेन ही नहीं बनेंगे तो वो तो स्टेराइल हो गया। ठीक है, अब ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर पूरा। सबसे पहले देखिए, बहुत सिंपल है, ये आपको छोटी छोटी लीफ दिख रही है आपको, इसको बोल देते हैं सेपल, स्मॉल लीफ सेपल। और जो बड़ी बड़ी लार्ज लीफ है जिसे पंखुड़िया भी बोलते हैं, इनको बोलेंगे पेक्टल्स या फिर कोरोला। सेपल्स और पेक्टल दोनों अगर मिल जाए तो बन जाता है एसेसरी पार्ट। अब डिफरेंस समझो नेसेसरी पार्ट में और एसेसरी पार्ट में। देखो, एसेसरी पार्ट आप कहीं जा रहे हो बाहर, ठीक है, तो आपने परफ्यूम लगाया, रिंग पहनी, ठीक है, आपने नेकलेस पहना, तो वो क्या हो गया? एसेसरी पार्ट। अगर आप उसके बिना भी जाओगे तो चलेगा। ठीक है, पर वहीं पर नेसेसरी पार्ट क्या होता है? कपड़े होने चाहिए, जूते होने चाहिए। ठीक है, तो वो नेसेसरी पार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही प्लांट के अंदर जिसके पास स्पोरेंजिया होता है वो ही गैमीट्स बनाता है। ठीक है, मेल के अंदर स्पोरेंजिया है तो पोलन ग्रेन बनेंगे, फीमेल के अंदर स्पोरेंजिया है तो बनेगा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? नेसेसरी पार्ट। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? स्पोरेंजिया। और वहीं पे एसेसरी पार्ट जिसके अंदर स्पोरेंजिया है ही नहीं, इनके पास स्पोरेंजिया है ही नहीं, तो इसलिए इनको हमने एसेसरी बोल दिया कि हाँ अगर ये होंगे तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, चल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये है कोरोला, ये सेपल, दोनों को मिला दिया एसेसरी पार्ट। क्यों बोला भाई? क्योंकि इनके पास स्पोरेंजिया नहीं है, डू नॉट हैव स्पोरेंजिया, डू नॉट हैव स्पोरेंजिया। और यहाँ पर एंड्रोशियम, ये पूरा गायनोशियम, दोनों को मिला दिया नेसेसरी पार्ट। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? स्पोरेंजिया, हैव स्पोरेंजिया। और यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले पढ़ना है एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, या फिर स्टेमन जिसको बोलते हैं। एंड्रोशियम की टोटल 4 बातें एनसीईआरटी ने बोल रखी है। पहला कि एंड्रोशियम जो है वो बाइलोब्ड होता है। बाई माने क्या होता है? 2, और लोब्स माने कमरे। ठीक है, तो देखो ये 2 कमरे बने हुए, ये क्या हो जाएगा? बाइलोब। दूसरी बात जो बोली है वो है टेट्रास्पोरेंजिएट। अगर आप एंथर को ट्रांसफर सेक्शन में काटोगे तो यहाँ पर आपको 4 कमरे दिखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 कमरे यानी कि टेट्रा यानी कि 4, और इन कमरों को बोला है स्पोरेंजिया यानी कि टेट्रास्पोरेंजिएट। 4 कमरे, टेट्रास्पोरेंजिएट। बाइलोब भी क्लियर, टेट्रास्पोरेंजिएट क्लियर। दूसरा डाइथिकस यानी कि 2 रूम। एक ग्रुप को अगर हम देखें, अगर हमने इसको बीच से काटा यूँ करके, तो इस एक ग्रुप के अंदर हमें टोटल 2 कमरे दिखेंगे। ठीक है, जिसको हमने बोल दिया डाइथिकस। क्या बोला? डाइथिकस, यानी कि 2 ग्रुप्स इन 1 लोब। एक लोब के अंदर 2 ग्रुप्स होंगे। ठीक है,
फिर है टेट्रागोनल यानी कि 4 साइड वाला। एंथर कितनी साइड वाला है? 4 साइड वाला। ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी और ये चौथी साइड। क्लियर? तो 4 बातें। बाइलोब्ड यानी कि 2 रूम, टेट्रास्पोरेंजिक यानी कि 4 स्पोरेंजिया, डाइथिकस यानी कि एक ग्रुप के अंदर 2 रूम, और टेट्रागोनल यानी कि 4 साइड। ठीक है, बाइलोब्ड यानी कि 2 लोब, टेट्रास्पोरेंजिक यानी कि 4 स्पोरेंजिया, डाइथिकस यानी कि एक ग्रुप के अंदर जो है या फिर एक लोब के अंदर 2 रूम हो जाएंगे, और टेट्रागोनल यानी कि 4 साइड वाला। ठीक है, अगला। अब देखो वही बात फिर से आ गई। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है भाई? माइक्रोस्पोरेंजिया साथ में लीफ, इसको बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। और ये मिलके क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू। बहुत सिंपल है। माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, जिसमें होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, वो माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन ग्रेन बनाएगा। अगर यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया होता तो वो बनाता है एम्ब्रियो सैक। और अगर माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन रहा है तो इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर बोल देते हैं, और एम्ब्रियो सैक को हम मेगास्पोर बोलते हैं। पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर बोल दिया, एम्ब्रियो सैक को जो है मेगास्पोर बोल दिया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू पोलन ग्रेन बनते हैं और मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू एम्ब्रियो सैक बनता है। क्लियर? माइक्रोस्पोरेंजिया, वही अंदर की बात हो रही है, वही पुरानी बात। माइक्रोस्पोरेंजिया को बेसिकली 4 नंबर से बहुत प्यार है। इसके पास 4 स्पोरेंजिया भी है, जिसको हमने टेट्रास्पोरेंजिया बोला था अभी, और इसके ऊपर 4 कवरिंग भी होती है, यानी कि इसकी 4 लेयर भी होती है। सबसे बाहर वाली, आउटर वाली एपिडर्मिस, ये कौन सी लेयर होती है? ये होती है एपिडर्मिस। फिर जो अंदर की तरफ है, इनसाइड है एंडोथीशियम, जो बीच में आ गई मिडल लेयर, और जो सबसे अंदर है इनर मोस्ट लेयर वो है कैपिटम। 4 लेयर। बाहर वाली एपिडर्मिस, दूसरी है एंडोथीशियम, तीसरी है मिडल लेयर, और चौथी है कैपिटम। बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर है एंडोथीशियम, फिर आ जाती है मिडल लेयर, और फिर अंदर वाली कैपिटम। क्लियर भाई? अब ये जो बाहर वाली 3 है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये तीनों मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है डाइहेसेंस और प्रोटेक्शन। ठीक है, पूरा एक फंक्शन है ये दोनों साथ में कोरिलेट होकर चलते हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर तीनों एक फंक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन भी करेंगे और डाइहेसेंस। देखो, प्रोटेक्शन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बचा के रखना, तो ये 3 कवरिंग उसको बचा के रखेंगी। साथ में एक डाइहेसेंस यानी कि तोड़ना। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो है पोलन ग्रेन भरे हुए हैं, तो वो बाहर कैसे आएंगे भाई? क्योंकि जब तक वो फटेंगे तब तक बाहर नहीं आएंगे। तो डाइहेसेंस का मतलब तोड़ना या फिर फोड़ना, इसको एंड्रोशियम को। ठीक है, और उसके लिए कौन कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया 4 कवरिंग, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, कैपिटम। एपिडर्मिस पहली, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरी मिडल लेयर, तीनों मिलके जो है प्रोटेक्शन और डाइसेंस का काम कर रहे हैं। जो है कैपिटम, वो क्या करती है? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है? कैपिटम का। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया भाई 4 लेयर फिर से बता रहा हूँ, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, कैपिटम। बाहर वाली 3, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों का काम है प्रोटेक्शन और डाइसेंस कराना। और जो कैपिटम होता है उसका काम है नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, और साथ में 4 स्पोरेंजिया जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चलती है और पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, फिर वही पोलन ग्रेन जो है वो डाइसेंस होकर बाहर आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ बता भी रखा है, एपिडर्मिस आउटर लेयर, एंडोथीशियम। अब एंडोथीशियम के अंदर होते हैं कुछ फाइबर जिनको बोलते हैं अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबर्स। ठीक है, अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबर, इनका काम होता है डाइसेंस को कराना, यानी कि ये एंथर को फाड़ेंगे जिसमें से क्या होगा? एंथर बर्स्ट होगा, और साथ में जो पोलन ग्रेन है वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाएंगे। मिडल लेयर 1 से 2 सेल जो है थिक होती है और साथ में शॉर्ट लिव्ड होती है। मिडल लेयर मोटी लेयर है, M4 मिडल लेयर, M4 मोटी लेयर। क्यों? क्योंकि भाई ये 1 से 2 सेल थिक है। ठीक है, और साथ में शॉर्ट लिव्ड होती है। और फिर आ जाओ सबसे अंदर वाली लेयर यानी कि इनर कैपिटम। इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसको पोलन ग्रेन को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म डेंस क्यों है? क्योंकि वैसे मोर न्यूक्लियस है, अभी आगे बताऊंगा आपको। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो माने की यानी कि मेल पार्ट, और स्पोरेंजिया माने कि 4 कमरे जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चल रही है। देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि बात हो रही है एंथर की, यानी कि मेल पार्ट की बात हो रही है, और माइक्रोस्पोरेंजियम को 4 नंबर से बहुत लगाव है। कैसे भाई? इसके पास 4 स्पोरेंजिया भी होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास 4 स्पोरेंजिया भी है,
जिसको अभी हमने क्या बोला था, टेट्रास्पोरेंजिया, यानी कि 4 स्पोरेंजिया भाई आ गया। और दूसरी बात, इसी एंथर के ऊपर 4 कवरिंग भी होती है, आउटर वाली एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर मिडल लेयर, मोटी वाली मिडल लेयर, और सबसे अंदर वाली एपिक्टम। ठीक है, ये देख लिया था हमने, बाहर वाली एपिडर्मिस, अंदर वाली एंडोथीशियम, बीच वाली मिडल लेयर, और फिर अंदर वाली, सबसे अंदर वाली एपिक्टम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये तीनों मिलके क्या कर रही है, प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस का काम कर रही है। प्रोटेक्शन किसको भाई, एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और डिहाइसेंस यानी कि एंथर को बर्स्ट करना, ताकि अंदर से पोलन ग्रेन निकले बाहर, जाके किसी स्टिग्मा में जाके बैठे, वहाँ पर पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करे। पॉलिनेशन की बात हम आगे करेंगे। और टेबिक्टम का काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, बहुत जरूरी, नरिशमेंट प्रोवाइड करना किसको, पोलन ग्रेन को। इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो हम पोलन ग्रेन को तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ऐसा तो नहीं कि भाई हम एम्ब्रोसेक को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो टेपिक्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, पोलन ग्रेन को। तो बाहर वाली देखो, एपी माने यानी कि आउटर, डर्मिस माने लेयर, आउटर लेयर एपिडर्मिस, एंडो यानी कि अंदर वाली, थीशियम माने लेयर, अंदर वाली लेयर। ठीक है, एंडोथीशियम। और इस एंडोथीशियम के अंदर अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबर्स होते हैं, फिर से बता रहा हूँ, अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबर होंगे। सेल्यूलोस यानी कि सेल्यूलोस के बने हुए बेसिकली फाइबर होंगे। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये ही डिहाइसेंस में मदद करते हैं। ये क्या करेंगे, एंथर को बर्स्ट करेंगे ताकि पोलन ग्रेन सारे बाहर आ जाए। क्लियर। फिर है मिडल लेयर, मोटी लेयर, मिडल लेयर, मोटी लेयर, मिडल लेयर, M4 मोटी लेयर, M4 मिडल लेयर। इसे हमने मोटी लेयर क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर 1 से 2 साइड थिकनिंग हो रखी होती है। ये जो लेयर होती है वो 1 से 2 सेल की लेयर से मिलकर बनती है। ठीक है, और साथ में शॉर्ट लिफ्ट भी होती है। ठीक है, मिडल लेयर क्या हो जाएगी, शॉर्ट लिफ्ट। टैपिक्टम सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे इनर लेयर। ठीक है, अंदर वाली लेयर टैपिक्टम, और इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, वही पोलन ग्रेन को। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है ड्यू टू मोर न्यूक्लियस, अभी बताऊंगा आगे। अब हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, एंथर को लिया और एंथर का हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। तो ये कुछ बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है आपको, इसको बोल दिया हमने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, अब सबसे बीच में देखो, यहाँ पर एक टिश्यू है जो इस वाले ग्रुप को भी जोड़ रही है और इस वाले ग्रुप को भी जोड़ रही है। तो इस टिश्यू का नाम हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट कर रही है ना भाई, इस वाले ग्रुप को भी और इस वाले ग्रुप को भी, दोनों को जोड़ दिया कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। देखो भाई, 4 स्पोरेंजिया भी है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्पोरेंजिया, यानी कि 4 स्पोरेंजिया। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम अंदर वाली, ये रही एंडोथीशियम। और यहाँ पर देखो अल्फा सेलुलोसिक फाइबर लगे हुए हैं। ठीक है, फिर आ जाओ, ये जो येलो वाली लेयर है इसको बोलते हैं टेपिक्टम, और इसका काम है क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और यहाँ पर जो पूरे स्पेस में भरी हुई है लेयर, 1 से 2 सेल थिक, इसको बोलते हैं मिडल लेयर। क्या बोलेंगे, मिडल लेयर। ठीक है, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, बीच वाली एंडोथीशियम। ठीक है, फिर सबसे अंदर वाली टेपिक्टम जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, और बीच वाली कौन सी हो जाएगी, मिडल लेयर। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स होती है जिनको हम बोलते हैं स्टोमियम, और ये यही ओपनिंग होती है जहाँ से डिहाइसेंस होता है। ओपनिंग फॉर डिहाइसेंस यानी कि यहीं से जो है एंथर जो है बर्स्ट होता है। ठीक है, यहीं से जो सारे पोलन ग्रेन होंगे वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलो, हाँ, अभी जो स्पोरेंजिया बने हुए हैं रेड कलर के 4 स्पोरेंजिया, इनके अंदर होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरेंजिया हैं यानी कि स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे, और यही स्पोरोजेनस टिश्यू आगे मैच्योर होकर बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो बेसिकली जो स्पोरेंजिया होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चलती है, यानी कि पोलन ग्रेन बनने की सिंथेसिस। ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन सिंथेसिस भी आप बोल सकते हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसके अंदर चलेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो वो कैसे चलेगी भाई, सबसे पहले वहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं जो मैच्योर होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, फिर इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं पोलन ग्रेन। अब अगला है टैपिक्टम। टैपिक्टम यहाँ पर जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर है जो बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला कि इसके अंदर भाई डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डेंस क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर सिनकाइटम होता है, बताता हूँ अभी को। इसके अलावा यहाँ पर मोर न्यूक्लियस, इसका भी कारण वही है, सिनकाइटम।
टैपिक्टम का मेन काम होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन। सबसे अंदर वाली लेयर का काम क्या हो जाएगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन। साथ में यही टैपिक्टम, अब देखो जरूरी, यही टैपिक्टम कुछ केमिकल को सेक्रीट करती है, सेक्रीट यानी कि अपने पास रखती है बचा के, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। इस केमिकल का नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। और ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये मोस्ट इनर्ट केमिकल है पूरी दुनिया का, यानी कि सबसे ज़्यादा इनर्ट यानी कि नलायक, ये किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यानी कि इसके ऊपर आप कुछ भी डालो, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे नलायक के साथ होता है कि उसको आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी डांटोगे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे भी आप कोई भी एंजाइम इसके ऊपर डालोगे, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ईजिली जो है डिग्रेड नहीं होगी एंजाइम के एक्शन से, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ ईजिली टूट नहीं रही तो उसको हम फॉसिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर अगर मैंने स्पोरोपोलिन की कवर चढ़ा दिया तो यह काफ़ी सालों तक चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई एंजाइम एक्ट ही नहीं कर रहे, तो जिससे कि मेरा हाथ जो है डिकम्पोज होएगा ही नहीं, तो वो फॉसिल बन के रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन काम होता है हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये ईजिली डिग्रेड नहीं हो सकती, कैन नॉट ईजिली डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स। क्लियर हो गया? क्योंकि ये मोस्ट इनर्ट केमिकल सब्सटेंस है। और इस केमिकल का नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। देखो पोलन आ गया ना, यानी कि पोलन ग्रेन से रिलेटेड है, स्पोरोपोलेनिन। और इसको सेक्रेट कौन कर रहा है? टैपिक्टम। साथ में टैपिक्टम का एक और काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने बता दिया मैंने आपको। साथ में इसमें डेंस साइटोप्लाज्मा होता है और मोर न्यूक्लियस होता है। देखो सिनकाइटम क्या होता है बेसिकली? सिनकाइटम इज फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, ठीक है। रुको मैं समझाता हूँ आपको। देख, ये मैंने एक सेल बनाया, अब इस सेल के अंदर भाई पूरी माइटोसिस हो चुकी है। यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन गया, दूसरा न्यूक्लियस बन गया। अब इसको क्या करना है? इसको बीच से जो है तोड़ना है, इसको बीच से तोड़ेंगे, यानी कि साइटोकाइनेसिस इसके साइटोप्लाज्मा को तोड़ रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या बन जाएंगे? बेसिकली दो सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस। पर अगर इसी साइटोकाइनेसिस का एब्सेंस हो जाए या फिर साइटोकाइनेसिस हो ही ना, तो क्या होगा? मोर न्यूक्लियस हो जाएंगे, जिससे साइटोप्लाज्म भी डेंस हो जाएगा, घना हो जाएगा न्यूक्लियस के वजह से, ठीक है। और इसी कंडीशन को बोलते हैं सिनकाइटम, ठीक है भाई। तो ये बहुत सिंपल है, इसका कारण हो जाएगा सिनकाइटम। चलो, तो आपको यहाँ तक पूरा समझ आ गया? सबसे पहले देखो फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स से मतलब किसकी बात हो रही है? एंजियोस्पर्म की। ये जो पूरा चैप्टर है वो एंजियोस्पर्म्स के लिए ही बना हुआ है। पहला ब्रायोफाइट आया था, फिर टेरिडोफाइट आए थे, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। देखो अगर हम गैमेटोफाइट की बात करें तो उसका डी जनरेशन हो रहा है, जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है प्लांट का, वैसे वैसे गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जा रहा है, उसका साइज छोटा होता जा रहा है। यहाँ पर देखो पोलन ग्रेन बन गया पूरी तरह से, और वहीं पे स्पोरोफाइट का जो है जनरेशन टू जनरेशन एवोल्यूशन होता जा रहा है। यहाँ तक समझ आ गया? फिर चैप्टर का नाम ही फ्लावरिंग प्लांट है, तो हमें फ्लावर के बारे में ही पढ़ना है। तो फ्लावर इज फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। प्लांट ही फंक्शनल और रिप्रोडक्टिव यूनिट। अच्छा, फंक्शनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ही मैक्सिमम फंक्शन जो है प्लांट के करवाती है, ठीक है, या फिर उसमें पार्टिसिपेट करती है। और साथ में रिप्रोडक्टिव यूनिट क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक हो जाएगा मेल, एक हो जाएगा फीमेल। मेल याद करने का तरीका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने बोला आदमी, यानी कि एंड्रोशियम, यानी कि स्टेमन, एंड्रोशियम स्टेमन, एंड्रोशियम स्टेमन। और फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, यानी कि गायनोशियम, क्या बोल देंगे? गायनोशियम या फिर पिस्टिल। ये देखो एक पिस्टिल की तरह है ना, ये एक पिस्टिल की तरह है, ठीक है। तो क्या बोल दिया? पिस्टिल। फिर वही एंड्रोशियम के दो पार्ट, एंथर, फिलामेंट। ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया, दोनों को जोड़ दिया बन गया स्टेमन या फिर एंड्रोशियम। और वहीं पे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, जो स्टिकी पार्ट है जहाँ पर पोलर ग्रेन जाके चिपकेगा, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और उसके बाद ओवेरी जहाँ पर एम्ब्रियो सैक होगा यहाँ पर। और अगर हमने उसी एंड्रोशियम के अंदर लीफ को जोड़ दिया तो लीफ के लिए वर्ड होता है फिल, और एंड्रोशियम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। एंड्रोशियम माइक्रोस्पोरेंजिया, साथ में लीफ को जोड़ दिया, फिल को जोड़ दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, लीफ को जोड़ा, बन गया माइक्रोस्पोरोफिल। फीमेल के अंदर गायनोशियम थी,
गाइनोशियम को मेगास्पोर बोला, लीफ को जोड़ा, बन गया मेगास्पोरोफिल। स्टेमन में से हमने एंथर को रिमूव कर दिया तो सिर्फ ये फिलामेंट बच गया, और इस फिलामेंट का क्या ही काम, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पोरेंजिया है ही नहीं, तो कोई पोलन ग्रेन बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। और इसी फिलामेंट को हम बोलते हैं स्टेमिनोड। अगर फिलामेंट में से हमने एंथर को उड़ा दिया तो बन जाता है स्टेमिनोड। फिर फ्लावर के पार्ट्स, सेपल्स, कोरोला पेक्टल्स और सेपल, ये क्या कर रहे हैं, ये इनका मेन काम बेसिकली होता है कि पॉलन ग्रेन के जो एजेंट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करना, हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली ये एसेसरी पार्ट्स हो गए। एसेसरी पार्ट्स क्यों, क्योंकि उनके पास स्पोरेंजिया नहीं है, यानी कि ये गैमीट नहीं बना रहे। वहीं पे एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों ही मिलके क्या है भाई, इनके पास स्पोरेंजिया है, ये दोनों मिलके जो है गैमीट्स बनेंगे, तो इसलिए नेसेसरी पार्ट बोला। फिर एंड्रोशियम बाइलोब्ड यानी कि 2 लोब वाला, टेट्रास्पोरेंजिएट 4 स्पोरेंजिया वाला, डायथिकस यानी कि 2 रूम एक ग्रूव के अंदर देखो 2 रूम बने हुए हैं, ठीक है। और टेट्रागोनल यानी कि 4 साइड वाला, क्लियर। फिर वही माइक्रोस्पोरोफिल, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चलेगी, तो क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन बन जाएगा। मेगास्पोरोफिल है, उसके अंदर मेगास्पोरेंजिया होगा, उसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होगी, बन जाएगा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये मेल गैमिट हो जाता है और ये फीमेल गैमिट हो जाती है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया को 4 से बहुत प्यार है, 4 स्पोरेंजिया होते हैं, एक टेट्रास्पोरेंजिएट जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चल रही है और पोलन ग्रेन बन रहा है। अभी हमने देखा तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चल रही है और पोलन ग्रेन बन रहे हैं। और साथ में माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर है, 4 कवरिंग, बाहर वाली एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, फिर अंदर वाली मोटी लेयर, मिडल लेयर, और सबसे इनर मोस्ट लेयर टैपिकम। और स्टार्टिंग की 3 वाली क्या कर रही है भाई, प्रोटेक्शन और डीहाइसेंस में हेल्प कर रही है, और टैपिकम क्या कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है पोलन ग्रेन को। यहाँ पर एपिडर्मिस हमने देखा भाई आउटर लेयर, एंडोथीशियम के अंदर अल्फा सेलुलोसिक फाइबर है जो वो ही डीहाइसेंस में काम करेंगे। एम फॉर मिडल लेयर, एम फॉर मोटी लेयर, कितनी मोटी लेयर, 1 से 2 साइड थिक लेयर, और साथ में शॉर्ट लिफ्ट। टैपिकम इनर लेयर और साथ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर हमने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखा था, इसके अंदर टोटल 4 स्पोरेंजिया है, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, सबसे अंदर वाली एंडोथीशियम, फिर यहाँ पर एक ओपनिंग है जहाँ से जो है पोलन ग्रेन्स बाहर जाएंगे, यहाँ भी एक ओपनिंग है जहाँ से पोलन ग्रेन बाहर जाएंगे, इस ओपनिंग को बोला स्टोमियम, यानी कि ओपनिंग फॉर डीहाइसेंस। फिर है इनर मोस्ट लेयर टैपिकम, ठीक है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है पोलन ग्रेन को। फिर है मिडल लेयर, मोटी लेयर, 1 से 2 साइड थिक होती है, बीच में इनको जोड़ के किसने रखा है, कनेक्टिव टिश्यू ने, ठीक है। और फिर स्पोरेंजिया के अंदर क्या है भाई, स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे और इन्हीं से ही बनेंगे पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन, ठीक है। टैपिकम, देन साइटोप्लाज्म और मोर न्यूक्लियस, रीजन सिनकाइटम यानी कि साइटोकाइनेसिस का फेलियर, ठीक है। और साथ में ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं पोलन ग्रेन को, ये भी देख लिया हमने। और ये साथ में सेक्रीट करते हैं स्पोरोपोलिन को, जो क्या है मोस्ट इनर्ट केमिकल इन द वर्ल्ड। इसको हम इजीली डिग्रेड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका काम क्या हो जाएगा, फॉसिलाइजेशन। अब आ गया है सबसे ज़रूरी पड़ाव, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो माइक्रोस्पोर किसकी बात हो रही है, पोलन ग्रेन की। हम स्टार्टिंग से ये देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर क्या होता है, मेगास्पोर क्या होता है। माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन की बात हो रही है। और जेनेसिस सिंथेसिस यानी कि पोलन ग्रेन की सिंथेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन ग्रेन की सिंथेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलो अब इसके अंदर 4 स्पोरेंजिया होते हैं, हमने एक स्पोरेंजिया बाहर निकाल लिया। अब इसको ध्यान से समझो, देखो अब इसके अंदर टोटल 4 स्पोरेंजिया है, ठीक है, याद है टेट्रास्पोरेंजिएट बोला था, 4 स्पोरेंजिया है। अब इसी 4 स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और यही माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है पोलन मदर सेल होते हैं। अभी हमने देखा था ना माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनको हम पोलन मदर सेल भी बोल देते हैं। ये देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या है भाई, ये छोटे छोटे क्या है, पोलन मदर सेल। तो मैंने एक को बाहर निकाल लिया, और ये जो पोलन मदर सेल एक डिप्लॉयड होते हैं। अब इनके अंदर मियोसिस होती है। अब देखो डिफरेंस समझो, माइटोसिस का, मियोसिस का। माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। एक सेल है, एक सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है और उसके अंदर माइटोसिस होती है,
तो जो अगला सेल बनेगा उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होने वाले हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस के अंदर रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देती है। सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो बन जाएंगे 23। क्लियर? तो यहाँ पर 2n बोल दिया, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन है। अगर इसके अंदर मियोसिस हो जाए तो भाई फिर कौन सी कंडीशन आ जाएगी? हैप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी। कैसी कंडीशन आ जाएगी? हैप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। अब एक पॉलन मदर सेल से जो है 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। देखो, एक सेल होता है, उसके अंदर मियोसिस हो जाए तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ठीक है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनेंगे, तो एक पॉलन मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4। और 4 के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं टेट्राड। टेट्राड माने कि 4, टेट्राड माने 4। और फिर बाद में उसी टेट्राड के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की कवरिंग हो जाती है जिसका नाम होता है कैलोस। ठीक है, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कैलोस की कवरिंग होती है। अब एक पॉलन मदर सेल से कितने बने? 4, यानी कि टेट्राड बना। अब हर एक के अंदर जो है फिर से माइटोसिस होगी। ये n है भाई, यानी कि क्या है भाई? सिंपल माइक्रोस्पोर है। और इसके ऊपर कवरिंग हो जाएगी किसकी? स्पोरोपोलिन की। और इस स्पोरोपोलिन को सेक्रेट किसने करा? पेपिकम ने। ठीक है, तो कवरिंग ऑफ स्पोरोपोलिन। और इसी के अंदर फिर माइटोसिस होगी। अब माइटोसिस होगी तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनेंगे। देखो भाई, पढ़ा था 11वीं के अंदर स्पिंडल फाइबर के बारे में। अब जो ये माइटोसिस होती है वो एसिमेट्रिकल माइटोसिस होती है, यानी कि यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो एसिमेट्रिकल होंगे। एक साइड पे ज़्यादा लेंथी स्पिंडल फाइबर होगा और दूसरी तरफ से शॉर्ट स्पिंडल फाइबर होगा। तो क्रोमोसोम कुछ नीचे की तरफ जो है डिसलोकेट हो जाएगा, नीचे की तरफ डिसलोकेट हो जाएगा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर। और ये किस फेज में हो रहा है? मेटाफेज के अंदर हो रहा है। ठीक है, फिर इसका पूरा कंडेंसेशन वगैरह होगा, टीलोफेज वगैरह आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये इमेच्योर गैमेटोफाइट बन जाएगा। देखो, जो ये क्रोमोसोम है ये नीचे जाके कंडेंस हो गया। ठीक है, और साथ में एक बड़ा सा सेल और बन गया यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं इमेच्योर गैमेटोफाइट। इमेच्योर गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट यानी कि गैमीट वाली बॉडी, ऐसी बॉडी जो गैमीट बनाएगी। और अगर इसके अंदर हमने और माइटोसिस कर दी तो इस एक सेल से जो है अगले 2 सेल बन जाएंगे जिनको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन, और ये हो जाएगा मैच्योर गैमेटोफाइट। बहुत सिंपल है। टेट्रास्पोरेंजिया, 4 स्पोरेंजिया। अब एक स्पोरेंजिया को निकाला बाहर, उसको बोला माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, और ये होते हैं डिप्लॉयड। इनके अंदर मियोसिस करा दी तो बन गए 4, जिसको बोला टेट्राड। और इसके ऊपर कवरिंग हो गई किसकी? कैलोस की। फिर उसी 4 में से हर चारों के अंदर जो है माइटोसिस होगी, माइटोसिस हुई, साथ में कवरिंग होगी किसकी? स्पोरोपोलिन की। और माइटोसिस कैसी हुई? एसिमेट्रिकल ड्यूरिंग मेटाफेज, जिसके वजह से क्या बन गया? इमेच्योर गैमेटोफाइट। इमेच्योर गैमेटोफाइट। फिर माइटोसिस हुई तो बना पोलन ग्रेन, यानी कि मैच्योर गैमेटोफाइट। क्लियर? अब हम डिफरेंस देख रहे हैं इमेच्योर गैमेटोफाइट में और मैच्योर गैमेटोफाइट में। यहाँ पर देख के बताओ कितने सेल हैं यहाँ पर? इमेच्योर गैमेटोफाइट में कितने सेल हैं? ये पहला, ये दूसरा, यानी कि टोटल 2 सेल है। वहीं पे मैच्योर गैमेटोफाइट में पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल 3 सेल है। तो इसलिए इमेच्योर गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज, यानी कि 2 सेल वाली स्टेज। देखो 2 सेल है ना भाई, 2 सेल स्टेज। और मैच्योर गैमेटोफाइट को बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है, और ये जो सेल है भाई, क्या ये पोलन ग्रेन ही तो है? अब ध्यान से समझो, इमेच्योर गैमेटोफाइट जो आपको दिख रहा है, अब इसके अंदर जो छोटा सा सेल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। इसको जनरेटिव सेल क्यों बोलते हैं? बेसिकली यही सेल माइटोसिस करके जनरेट कराता है किसको? पोलन ग्रेन को। किसको जनरेट कराएगा? पोलन ग्रेन को। ये जनरेटिव सेल किसको जनरेट कराएगा? पोलन ग्रेन को, थ्रू माइटोसिस। ठीक है, तो इसलिए इस सेल को बोला जनरेटिव सेल। और ये जो बड़ा सा सेल है इसको बोला वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ठीक है भाई। और वेजिटेटिव सेल के अंदर जो है इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या होगा? इर्रेगुलर न्यूक्लियस। इर्रेगुलर न्यूक्लियस यानी कि उस न्यूक्लियस की कोई शेप नहीं होती है, और इर्रेगुलर न्यूक्लियस होने की वजह से उसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व होता है।
क्या हो जाएगा, अबंडेंट फूड रिजर्व, अबंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो है फूड को रिजर्व करके रखता है कौन, वेजिटेटिव सेल। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इरेगुलर न्यूक्लियस है। और वही न्यूक्लियस क्या करेगा, वही अबंडेंट फूड रिजर्व क्या करेगा भाई, फूड रिजर्व का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको, जनरेटिव सेल को, किसको, जनरेटिव सेल को। क्यों, ताकि क्या बने, पोलन ग्रेन बने, ठीक है। तो आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ आ गई। दो टाइप के गैमेटोफाइट, इमेच्योर, मैच्योर, इमेच्योर, मैच्योर। इमेच्योर यानी कि 2 सेल वाले, मैच्योर यानी कि 3 सेल वाले। 2 सेल वाले, 2 सेल कौन कौन से, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्यों बोला, क्योंकि ये पोलन ग्रेन बनाएगा। वेजिटेटिव सेल क्यों बोला, क्योंकि इसके पास इरेगुलर न्यूक्लियस है, जिसके वजह से अबंडेंट फूड रिजर्व है इसके पास, जिससे क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा जाएगा किसको, जनरेटिव सेल को, ताकि पोलन ग्रेन बने। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कि टोटल एंजियोस्पर्म के अंदर 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं, अगर मैंने 100% एंजियोस्पर्म को कहीं माना, तो उसमें से जो 60% एंजियोस्पर्म्स होंगे वो अपने पोलन ग्रेन को 2 सेल्ड वाली स्टेज के अंदर ही रिलीज कर देते हैं। टोटल 100% एंजियोस्पर्म्स, जिसमें से 60 में से 2 सेल वाले स्टेज के अंदर ही पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं, पोलन ग्रेन का रिलीज करते हैं, ठीक है भाई। 60% एंजियोस्पर्म क्या करेंगे, 2 सेल्ड स्टेज में ही पोलन ग्रेन को रिलीज कर देंगे, यानी कि इमेच्योर गैमेटोफाइट को ही रिलीज कर देते हैं मैक्सिमम 60%। और 40% एंजियोस्पर्म जो है वो 3 सेल्ड स्टेज को जो है क्या करेंगे, पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे। टोटल एंजियोस्पर्म के अंदर 60% और 40%, 60% वाले 2 सेल्ड स्टेज को जो है पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे, और 40 वाले 3 सेल्ड स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन को रिलीज करेंगे। और याद है हमें, हमने अभी भी पढ़ा कि हमने 2 सेल्ड स्टेज को क्या बोला था, इमेच्योर गैमेटोफाइट, और 3 सेल्ड स्टेज को हमने बोला था मैच्योर गैमेटोफाइट। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। टोटल एंजियोस्पर्म होते हैं 60% जो है वो 2 सेल्ड के अंदर जो है गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, और 40% वाले जो है वो 3 सेल्ड स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। चलो एक बार फिर से बता रहा हूँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन की सिंथेसिस। 4 स्पोरेंजिया थे, एक स्पोरेंजिया को बाहर निकाला, नाम बोल दिया माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और उसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होते हैं पोलन मदर सेल, एक को बाहर निकाला, उसके अंदर हुई मायोसिस, मायोसिस से जो है टोटल 4 सेल बने, यानी कि टेट्राड बना, उसके ऊपर एक कवरिंग आ गई, किसकी, कैलोस की कवरिंग आ गई। फिर उसी के अंदर जो है माइटोसिस होनी शुरू हो गई, साथ में क्या हुआ भाई, कवरिंग ऑफ स्पोरोपोलिन। और उसी माइटोसिस से क्या हुआ, एसिमेट्रिकल स्फिंक्टर फाइबर बने, कौन से फेस में, मेटाफेस में, जिससे क्या हुआ, इमेच्योर गैमेटोफाइट बना, यानी कि 2 सेल्ड वाली स्टेज बनी। और फिर माइटोसिस हुई तो मैच्योर गैमेटोफाइट बना, यानी कि 3 सेल्ड वाली स्टेज आई। इमेच्योर गैमेटोफाइट 2 सेल्ड, मैच्योर गैमेटोफाइट 3 सेल्ड। अब 2 सेल है, कौन कौन से, वेजिटेटिव, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। जनरेटिव सेल क्या करेगा, जनरेट करेगा किसको, पोलन ग्रेन को। फिर बात कर रहे हैं टोटल एंजियोस्पर्म की, जिसमें से 60% जो है अपने पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं 2 सेल्ड स्टेज के अंदर, यानी कि इमेच्योर गैमेटोफाइट को। और 40% एंजियोस्पर्म जो है 3 सेल्ड स्टेज के अंदर अपने पोलन ग्रेन को रिलीज करेंगे, यानी कि मैच्योर गैमेटोफाइट को रिलीज करेंगे, ठीक है। अब है कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की कवरिंग देख रहे हो भाई, अगर बाहर की तरफ है, एग्जिट की तरफ है, बाहर की तरफ है तो एक्साइन बोल दिया, एग्जिट की तरफ है एक्साइन बोल दिया, इनसाइड अंदर की तरफ है इंटाइन बोला, बाहर की तरफ है, एग्जिट की तरफ है एक्साइन, अंदर की तरफ है इंटाइन, बाहर की तरफ है एक्साइन, अंदर की तरफ है इंटाइन, अंदर की तरफ है इंटाइन, बाहर की तरफ है एक्साइन। इनर लेयर इनसाइड यानी कि इंटाइन, बाहर लेयर एक्सिक लेयर, ठीक है, आउटर लेयर यानी कि एक्साइन, ठीक है। इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोस की और पैक्टिन की। देखो ये जो सेल्यूलोस और पैक्टिन होता है बहुत कॉमन होता है पूरे प्लांट किंगडम के अंदर, ये कहीं ना कहीं सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये पोलन ग्रेन के ऊपर भी आ गया। जो इंटाइन लेयर है वो किसकी बनी है, सेल्यूलोस और पैक्टिन की, और जो एक्साइन है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की। दोनों में डिफरेंस है, बाहर वाली एक्साइन किसकी बनी है, स्पोरोपोलिन, अंदर वाली इंटाइन किसकी बनी है, सेल्यूलोस और पैक्टिन की। और यहाँ पर कुछ खाली स्पेस होता है जहाँ से जो है पोलन ग्रेन जो है बाहर निकलेगा, अपनी पोलन ट्यूब बाहर निकालेगा, इसको बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे यहाँ पर, जर्म पोर। और इसी जर्म पोर के ऊपर देखो स्पोरोपोलिन जो है एब्सेंट है, ठीक है। चलो अब कुछ फंक्शन होते हैं कि पोलन ग्रेन को जो है अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर जो है यूज़ किया जाता है।
जैसे कि पोलन टैबलेट्स। पोलन ग्रेन के अंदर अभी हमने देखा था कि अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है, तो इसलिए इसको जो है, देखो यहाँ लिखा भी है अबंडेंट फूड रिजर्व, तो इसलिए ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, साथ में हेल्थ को और स्टेमिना को। ठीक है भाई, देखो फिर से समझो, पोलन ग्रेन्स इसके अंदर जो है अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है भाई, ठीक है, तो इसलिए जो है नरिशमेंट को प्रोवाइड करेगा और साथ में क्या करेगा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ बॉडी, हेल्थ एंड स्टेमिना। बेसिकली जो एथलीट्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। दूसरा है पोलन एलर्जी। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ख़त्म, तब इंडिया के अंदर आ गई थी क्राइसिस। किस चीज़ की क्राइसिस? यहाँ पर गेहूँ का उत्पाद जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो इंडिया ने हेल्प मांगी थी यूएसए से। अब यूएसए ने क्या जो है गलती करी, उन्होंने क्या करा, जो भी उन्होंने अपना वीट सीड लेकर आए उसके अंदर उन्होंने पार्थेनियम को डाल दिया। जितने भी उन्होंने वीट सीड को जो भी ट्रांसपोर्ट करा इंडिया के अंदर, उसके अंदर उन्होंने पार्थेनियम को मिला दिया, जिससे क्या हुआ, लोगों के बढ़िया से फसल तो होगी, पर साथ में क्या हुआ, वहाँ से एलर्जी फैलना शुरू हो गई इंडिया में। तो ये पार्थेनियम जो है इसको बोलते हैं कैरेट ग्रास पोलन एलर्जी। Sometimes pollen grains show some allergy when dispersed in air and leads to some chronic disorder like asthma and bronchitis. देखो सिंपल है कि कभी कभार जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बेसिकली इन्फ्लामेशन कराते हैं या फिर एलर्जी कराते हैं, और वो एलर्जी कैसी हो सकती है, वो अस्थमा भी करा सकती है और ब्रोंकाइटिस भी करा सकती है। ठीक है, तो एक काम ये भी होगा कि भाई पोलन ग्रेन से पोलन एलर्जी भी होती है। एग्जाम्पल में हमने पार्थेनियम देख लिया, जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, यूएसए ने जो है वीट के अंदर मिला के इसको दिया था, और साथ में चिनोपोडियम। इसके अलावा एक होता है एमरेंथस, आपको पढ़ना नहीं है। वहीं पे पोलन टेबलेट हमने देख लिया भाई, इसके अंदर अबंडेंट जो है फूड रिजर्व होता है, रिच एंड अबंडेंट फूड एज वेल एज न्यूट्रिएंट रिजर्व, जिससे क्या होगा भाई, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ बॉडी, हेल्थ एंड स्टेमिना। ठीक है, एग्जाम्पल में बी पोलन। चलो अब एक होती है टर्म पोलन वायबिलिटी। देखो वायबल टर्म होती है कि कोई भी एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी कितना जो है एक्टिव है, उसकी बॉडी कितनी एक्टिव है, उसको हम वायबिलिटी बोलते हैं। यानी कि टाइम अप टू विच पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट, ऐसा टाइम जिसमें पोलन ग्रेन सिर्फ जर्मिनेशन कर सकता है उसको बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। जर्मिनेशन से मतलब क्या है कि जो पोलन ग्रेन होगा वो अपनी पोलन ट्यूब रिलीज करेगा। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं जर्मिनेशन। और कितने टाइम पीरियड तक वो कर सकता है उसको बोला पोलन वायबिलिटी। ठीक है, पोलन वायबिलिटी यानी कि ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर पोलन ग्रेन अपनी पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कर सकता है। अब ये वेरी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। जैसे कि किसी के अंदर 30 मिनट होती है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, चावल गेहूँ, उसके अंदर 30 मिनट तक जो है क्या होगी, पोलन वायबिलिटी होगी। यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर तक भाई आप क्या कर लो, पोलिनेशन करा लो, वरना फिर वो पोलन ग्रेन खराब है। वहीं पे फ्यू मंथ्स होती हैं कुछ फैमिलीज़ में, जैसे कि सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजिएसी, ये फैमिलीज होती है, हमने पढ़ा था 11th के अंदर सोलेनेसी के बारे में, लेग्यूमिनेसी के बारे में, रोजिएसी के बारे में। इनके अंदर जो पोलन वायबिलिटी होती है वो फ्यू मंथ तक होती है, यानी कि कहीं जो है मंथ तक भी जो है चलती है। साथ में पोलन बैंक की बात करें, पोलन ग्रेन को हम स्टोर भी कर सकते हैं। समटाइम्स पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -190 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत कोल्ड कंडीशन होती है, उसके अंदर हम पोलन ग्रेन को जो है पोलन बैंक के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर जनरल आगे फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ी तो हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने पोलन ग्रेन हमने पूरा पढ़ लिया कि पोलन ग्रेन कैसे बनता है, वो हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। ठीक है, फिर हमने देखा था कि एंजियोस्पर्म जो है टोटल 60% वाले 2 सेल कंडीशन के अंदर रिलीज होते हैं और 40 वाले जो है 3 सेल के अंदर रिलीज होते हैं। फिर हमने कवरिंग देखी पोलन ग्रेन की, बाहर वाली एक्सिड वाली, एक्साइड अंदर वाली, इनसाइड वाली इंटाइन। इंटाइन बनी है सेलुलोस्पेक्टिन की, बाहर वाली बनी है स्पोरोपोलेनिन की। पोलन ग्रेन जो है पोलन टैबलेट में भी काम आता है, क्यों? क्योंकि इसके पास रिच एंड अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। ठीक है, तो लोग इसे खाते हैं ताकि उनकी एनर्जी, उनका स्टेमिना, उनकी हेल्थ बढ़े। ठीक है, जैसे कि बी पोलन इंग्लैंड में बनाई थी, इंग्लैंड में बनी थी। फिर है पोलन एलर्जी। ठीक है, कभी कभार ये पोलन ग्रेन ही एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये एयर के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर आप वही एयर को इनहेल करते हो तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन करेंगे ये, जिससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। एग्जाम्पल में पार्थेनियम बताया था, यूएसए ने जो करा था, साथ में चिनोपोडियम। पोलन वायबिलिटी ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर जो है पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, टाइम अप टू विच पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट।
और इस स्पीशीज़ को स्पीशीज़ जो है वेरी करता है। 30 मिनट किसके अंदर, चावल के अंदर, गेहूं के अंदर। फ्यू मंथ्स जो है किसके अंदर, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजिएसी। फिर है पॉलन बैंक। समटाइम्स पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो हो चुका है ख़त्म।